आज भी हमें मार्गदर्शन देकर ऊर्जा दें, ताकि हम अपने अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही शानदार ढंग से आगे बढ़ पाएं। पुनः एक बार तालियां आपकी। ओम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। पूज्य स्वामी सुधांशु महाराज जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा सरकार के हमारे मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल जी, हिप्पा की हमारी सीओ मैडम श्रीमती चंद्रलेखा मुखर्जी जी, पीएससीएम श्री वी उमाशंकर जी, उपस्थित सभी अखिल भारतीय सेवाओं के और हरियाणा सिविल सर्विसेज के हमारे बंधुगण, उपस्थित अन्य सज्जन प्रेमियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, स्वामी जी के उद्बोधन को सुनकर के मुझे लगता है कि इसके बाद आज के इस एथिक्स का जो ये कॉन्क्लेव है, इसमें और कुछ बोलने के लिए बाकी बचा नहीं है। मैंने प्रवचन आपके कई बार सुने हैं, बहुत आध्यात्मिकता से भरपूर होते हैं, लेकिन आज का विषय जिस प्रकार का था उसमें किस प्रकार का एक व्यवहारिक ज्ञान आपने हमें दिया है, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, 2014 में जब हमने शासन संभाला था, उस समय बहुत से प्रश्न मन में थे। सरकार क्या होती है, सरकार में काम करने वाले लोग कैसे काम करते हैं, नेताओं का अपना एक स्वभाव होता है, अधिकारी कर्मचारियों का काम करने के बहुत प्रकार हम सुनते रहते हैं, बहुत अच्छे श्रेष्ठ उत्कृष्ट कार्य पद्धति के भी लोग हैं, और बहुत गिरावट की बातें भी सुनी जाती थी। अब चूंकि सबको साथ लेके चलना है, काम करना है, बहुत बड़ी संख्या हमारे अधिकारी कर्मचारियों की है। आज की संख्या में अगर माने तो 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जो स्थायी रूप से और अधिकारी कर्मचारी हैं, और अगर अस्थायी आउटसोर्सिंग का मान लें तो 1-1.5 लाख और भी हैं। तो ऐसे 5 लाख लोग, इनके क्या जिम्मे काम हैं, क्या ये करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, और जो उद्देश्य है जनता की जनहित के काम, आखिर जनता की व्यवस्था, हमको जनता ने ही चुना है और जनता ने ही व्यवस्थाएं बनाई है, लोकतंत्र है, तो आखिर इन सब लोगों के हाथ में ताकत है, नेताओं के हाथ में भी ताकत है, अधिकारियों के हाथ में है, कर्मचारियों के हाथ में है। तो हम अपनी इस ताकत का उपयोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत यक्ष प्रश्न उस समय था। उसी में मन में आया कि इन व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, कुछ सुधार की आवश्यकता है। 2014 25 दिसंबर को पहला सुशासन दिवस जिस दिन आया था, उसी दिन हमने कुछ बातें उस समय प्रकट की थी कि जनता की तकलीफों को कैसे दूर करना। वो क्रम बढ़ते बढ़ते आज 9.5 साल, 10 साल पूरे होने को हैं, तो 9.5 साल हो गए। किया बहुत है, बहुत हमारे साथियों ने सहयोग भी किया है, मैं उनका सबका आभार प्रकट करता हूं, लेकिन अभी भी करना शेष बहुत है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि ऐसे युग में हमको ये काम करने का मौका मिला, जब देश में इस समय जो नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, हमें लीडरशिप दे रहे हैं अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उनके मार्गदर्शन में हमको काम करने का अवसर मिला है। संयोग से हम दोनों नहीं तो इस देश में और बहुत से लोग भी एक विशेष प्रकार का एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसके विद्यार्थी हैं। और वो यूनिवर्सिटी ऐसी है जिस यूनिवर्सिटी में नैतिकता सर्वोपरि है। अब ये सब जगह नहीं मिलती, तो वहाँ एक संस्कार मिलता है। तो इस नाते से उस पद्धति पर चलते हुए कोई भी चीज़ एकदम परिवर्तन नहीं होता, उसको धीरे धीरे सहज सहज परिवर्तन करना पड़ता है।
जब हमने शुरू किया तो लोगों से बातचीत में आभास ये हुआ कि आम जनता सरकार से क्या चाहती है। वो सरकार से चाहती है कि हमारे भलाई के लिए विकास के काम हों, हमारी गलियां, नालियां, सड़कें, नहर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हवाई जहाज, रॉकेट, ये निर्माण होना चाहिए। यानी एक भौतिक निर्माण की अपेक्षा सरकारों से की जाती है। बड़े बड़े बजट बनते हैं, उन बड़े बड़े बजट में इधर से पैसा आता है, इधर चला जाता है। अपेक्षा होती है सब लगना चाहिए, लेकिन बहुत सा लगता है, बहुत सा गायब हो जाता है। एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न था। एक देश के प्रधानमंत्री हुए, अब स्वर्गीय हो गए हैं, उन्होंने एक बार अपना उल्लेख किया, कहने लगे सरकार 1 रुपया ऊपर से जब भेजती है तो नीचे पहुंचते पहुंचते रूट लेवल पर जाना होता है, सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। बहुत बड़ी संकट की एक बात कि आखिर इन चीज़ों के प्रति हमारी जिम्मेवारी, उसको हम कैसे समझेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। 2013 में होने वाले, उस समय प्रधानमंत्री देश के बने नहीं थे मोदी जी, तो उस समय ये हो गया था कि अगले प्रधानमंत्री आने वाले हैं। मीडिया के मित्रों ने पूछा कि मोदी जी, आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज वो आपके लिए क्या होगा। वो कहने लगे चैलेंज तो बहुत हैं, नहीं फिर भी कोई एक बताइए जिसके प्रति आपकी चिंता ज़्यादा है। उन्होंने कहा मैं बता सकता हूँ। क्या? उन्होंने कहा कि मेरी बिरादरी जो है उसकी छवि बहुत खराब है, मुझे सबसे पहले उसकी छवि ठीक करनी है। तो मोदी जी की बिरादरी कौन सी? राजनेता। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी उस बिरादरी की चिंता की कि इन राजनेताओं की छवि, इसको मुझे ठीक करना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल राजनेताओं की छवि खराब है, बाकियों की छवि सब ठीक है, लेकिन प्रारंभ वहां से करना है। एक स्वीकारोक्ति। गांधी जी ने कहा कि सबसे बड़ा हथियार व्यक्ति के पास ये होता है कि अगर उसको अपना कुछ करने का संकल्प जाहिर करना है तो उसको एक स्वीकारोक्ति करनी चाहिए। उन्होंने की कि नेताओं की छवि। वो समय था एक अच्छा व्यक्ति कोई भी वो कहता मैं कुछ भी कर लूंगा, नेता नहीं बनूंगा। जैसा अभी स्वामी जी कह रहे थे कि राजनीतिक व्यक्तियों से मैं बहुत दूर रहता हूं, मालूम नहीं क्या कारण है उसका। उस समय लोग कहते थे कि नेता मत कहो, चाहे कुछ भी कर लो। नेता कहते ही 10 प्रकार की बातें उसके इर्द गिर्द चिपक जाती थी कि ये ऐसा खराब आदमी है, ये शब्द भी प्रयोग करना इस सभा में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन मुझे इस बात का एक गर्व है कि मोदी जी ने वो करके दिखाया। मोदी जी ने उन चीजों का पालन न केवल स्वयं किया, बल्कि अपनी पूरी टीम से अपेक्षा यह है कि वो इसका पालन करें। कहीं भी कोई छोटी चूक मिल जाती है तो उसको ठीक करने के लिए आगे आ जाते हैं। ये ठीक है कि हम जो ऑल इंडिया सर्विस के लोग हैं या हरियाणा सिविल सर्विस के जो लोग हैं, हमारी ट्रेनिंग अपने अपने स्थान पर होती है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग अपने प्रकार की सिस्टम उन्होंने शुरू किया। हमारे वैसे बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो अपनी ट्रेनिंग में लबासना से ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं। कौन कौन है जो लबासना से ट्रेनिंग लेके आए हैं? IAS, IPS भी जाते हैं ना वो? अच्छा, उनकी पुलिस एकेडमी होती है। फिर हमारे जो हरियाणा सिविल सर्विस के लोग हैं उनकी ट्रेनिंग हिप्पा में होती है, 6 महीने की ट्रेनिंग शायद रहती है, वहां भी उस प्रकार की ट्रेनिंग होती है। बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं। कुछ ट्रेनिंग में नए नए लोग तुरंत आए हैं, कुछ बहुत पुराने होते हैं। एक बार जानकारी के लिए पूछना चाहूंगा, हमारे में से जो लोग बैठे हैं अपने बैच के हिसाब से 2020, 21, 22, 23 इन 4 सालों के बैच के कौन कौन है? अधिकांश है। और 15 से 19 कौन कौन है? 15 से 19 के ज्यादा है। 10 और 14 के बीच के कौन कौन है? 10 से पहले के कौन कौन है? कम है। तो यानी 10 के बाद 15, 19 और 24 तक के
नए लोग हैं, वहाँ एक ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में हमको एक कौशल ये सिखाया जाता है कि भी हमको अपना किस प्रकार से फाइलिंग कैसे करनी है, नोट्स कैसे बनाने हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे करना है, कैसे इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे अंदर आने चाहिए, क्रिएटिविटी कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन अभी भी मैं महसूस करता हूँ, मैं हमारे बहन चंद्रलेखा जी को ज़रूर निवेदन करूँगा। अब लवासना तक तो हमारी अप्रोच नहीं है, वो जिनकी है वो अपने आप करेंगे, लेकिन कम से कम हमको ये सारे पाठ्यक्रम जो आज हम यहाँ कर रहे हैं, इनका वहाँ पर पूरा एक उपयोग करना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि आम आदमी सरकार से ये समझता है कि सरकार का काम है भौतिक निर्माण करना, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि भौतिक निर्माण से पहले हमको अपनी सरकारी मशीनरी को भी, सरकारी सिस्टम को भी ठीक करने के लिए एक निर्माण और है, और वह है व्यक्ति निर्माण। व्यक्ति निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए। भौतिक निर्माण से पहले यदि व्यक्ति निर्माण हो गया तो भौतिक निर्माण तो बहुत सामान्य बात है, कभी भी हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियां भी आपस में जो बहस करती हैं तो भौतिक निर्माण की बात करती हैं कि हमने इतनी सड़कें बनाई थी, इन्होंने कितनी बनाई, हमने इतने कॉलेज बनाए थे, इन्होंने कितने बनाए। लेकिन व्यक्ति निर्माण पर सरकारों का ध्यान कभी जाएगा, ये सोचा नहीं जाता था। मोदी जी ने कहा कि नहीं, हमको हमारा जो कर्मचारी है, अधिकारी है, या जो पॉलिटिकल पार्टी के नाते से मैंने बताया कि नेताओं की छवि ठीक करनी है, वो उन्होंने शुरू कर दी, लेकिन आगे अगली कड़ी में वो हमारा अधिकारी कर्मचारी है, इसको कर्मयोगी के रूप में खड़ा करना है। तो उन्होंने कर्मयोगी मिशन ये बनाया, इसको स्थापित किया, और अधिकारियों की जिम्मेवारी के नाते से उन्होंने कहा व्यवस्थाओं में विश्वास, ये अधिकारियों की जिम्मेवारी है कि व्यवस्थाओं में जनता का विश्वास बने। बहुत बड़ा चैलेंज है। एक व्यक्ति मुझे मिले, बड़े धनाढ्य व्यक्ति थे, पैसे वाले थे, सेठ जी जिनको कहा जाता है सामान्य भाषा में। मैंने कहा कि मुझे एक जानकारी मिली है कि आप बहुत दानी सज्जन हैं, पैसा कोई भी निसहाय आए आपके पास उसको पैसा मांगता दे देते हैं। कहीं स्कूल बनवाना है, कॉलेज बनवाना है, अस्पताल बनवाना है, मंदिर बनवाना है, धर्मशाला बनवानी है, आप खुल करके दान करते हैं, अच्छा गुण है आपका। लेकिन एक जो आप में ऐसी बात है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत पहले की बात है, जब मैं राजनीति में नहीं था, सामाजिक कार्यों में काम करता था, ऐसे लोग मिलते थे। एक बात आपकी जो जानकारी मिली, अगर वो है तो अच्छी बात नहीं है। कहने लगे वो क्या है? मैंने कहा सुना आप टैक्स की चोरी बहुत करते हैं। कहने लगे ये बात ठीक है, स्वीकारोक्ति जैसे होती ना, उन्होंने मान लिया मैं टैक्स की चोरी करता हूं। मैंने कहा उधर आप दान करते हैं लाखों करोड़ों रुपया, और उधर टैक्स की चोरी करते हैं, दोनों विरोधाभासी बातें नहीं लगती? कहने लगे नहीं मुझे नहीं लगती। क्यों? कहने लगे मैं समाज के हित में काम करना चाहता हूं, और जो टैक्स होता है सरकारें लेती हैं वो भी समाज हित के लिए ही लेती हैं, ताकि समाज का काम किया जाए। लेकिन मेरा विश्वास का संकट ये है कि मुझे विश्वास नहीं है जो पैसा मैं टैक्स में दूंगा वो सारे का सारा समाज में लगेगा या बीच वाले लोग अपनी जेब में डाल लेंगे। अब ये बड़ा भारी संकट विश्वास का लोगों के मन में रहता है कि मेरा पैसा दिया हुआ टैक्स का क्या ये ठीक समाज के हित में उपयोग होगा या नहीं होगा। इस अविश्वास के संकट को समाप्त करना ये हमारे लिए चैलेंज है। तो इस चैलेंज को स्वीकार अगर हम कर जाएंगे तो ये जनता, ये देश, ये प्रदेश सब हमारी मूल सोच के अनुसार जो हमारे मन में एक बदलाव लाने की शुरू में सोच रहती है, जब हम शुरू से अपनी ट्रेनिंग लेकर के बाहर निकलते हैं, पहले दिन हम सोचते हैं हम जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सब बढ़िया से बढ़िया करने की मन में कल्पना आती है, जोश के साथ निकलते हैं। लेकिन कभी कभी उतना जितना बल होना चाहिए वो हमारे अंदर नहीं होता, और हम बजाय ठीक करने के हम वहाँ उसी में जाकर ढल जाते जो पहले चल रहा होता है।
मैं एक छोटी कहानी सुनाया करता हूँ, कई बार सुनाइए, आज फिर उसको सुनाता हूँ। एक किसान के पास पशु होते हैं, भैंस। एक बार उसकी भैंस को अफारा आ गया। हमें से अफारा कौन कौन समझता है? सब समझते हैं। पेट में गैस हो गई, पेट फूल गया, और अफारे का इलाज टाइम से ना हो तो भैंस मर भी जाती है। दौड़ा दौड़ा वो डॉक्टर के पास गया, पशुओं का डॉक्टर। भैंस को अफारा आ गया है। उन्होंने कहा कोई नहीं, दवाई देता हूँ। उसने मोटी सी गोली दी कि जाओ भैंस को खिला दो। लेकिन भैंस अफारा बेहोश पड़ी, मैं कैसे खिलाऊंगा? इसका तरीका भी बताओ। उनका बड़ा आसान तरीका है, जाके एक छोटा नाड़, उसको बोलते हैं हरियाणा में, एक पाइप लोहे का हो या लकड़ी का हो, बांस का हो, तो उस पर मुँह में रख देना वो पाइप, उसके अंदर गोली डाल देना और उधर से जोर से फूंक मार देना ताकि वो गोली भैंस के पेट में चली जाए। गया दौड़ा दौड़ा, उसने नाल ली, भैंस के मुंह में लगाई, गोली डाली, फूंक मारने लगा। अब ये फूंक मारता, इससे पहले भैंस ने फूंक मार दी, और भैंस ने फूंक मार दी तो गोली इस किसान के पेट में चली गई। आगे कहानी अलग है कि वो पेचिस लग गए, 10 लग गए, डॉक्टर का ये क्या हुआ, सब हुआ। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम बड़े ताकत से अपने मंसूबे को लेकर के बढ़ते हैं। समाज में हमने जाना है, ट्रेनिंग के बाद जब आते हैं हम ये ठीक करेंगे, वो ठीक करेंगे, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ अपने अपने प्रभाव के लोग बैठे हैं। हम बजाय फूंक मार के गोली उनके पेट में डालें, वो फूंक मार के हमारे पेट में डाल देते हैं। तो ये एक हमारा संकल्प, हमारी ताकत, हमारा मनोबल कितना ऊंचा है समाज में अच्छा काम करने के लिए। हमको ये सोच के जाना होगा, सोच के चलना होगा। इसलिए ये कल्पना की गई कि हम कर्मयोगी बने तो क्या बने, कैसे बने। अपने जीवन में हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके यहां तक पहुंचे हैं। कुछ लोग विशेषज्ञता भी ले लेते हैं, डॉक्टरी की, इंजीनियर की, किसी विशेष क्षेत्र की। हमको एक सुपर स्पेशलिटी मिल जाती है। कई बार कौशल के नाते अच्छा कौशल भी सीख लेते हैं। हमारा स्किलिंग का कैसा ट्रेनिंग है, लेकिन इतने से काम नहीं चलता। कहते हैं विकास आदमी का 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक। ये बौद्धिक विकास तो है, ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन मानसिक विकास वो बहुत जरूरी है। और उस मानसिक विकास के लिए हमको संस्कारित होना जरूरी है। संस्कार अगर नहीं है, मन हमारा मजबूत नहीं है, तो फिर हमारी शिक्षा और कौशल ये धरा धरा रह जाएगा। तो उन संस्कारों के नाते व्यक्ति को मन को मजबूत करना होता है। एक बार व्यक्ति मानसिक तौर पर मजबूत हो जाए तो वो फिर वो अस्थायी नहीं, वो स्थायी बन जाता है। बुद्धि का ज्ञान तो अस्थायी होता है। बुद्धि हमको अच्छा भी करने के लिए प्रेरित कर सकती है, बुरा भी करने के लिए प्रेरित कर सकती है। लेकिन मानसिक विकास है, हमारा नैतिकता का जो स्तर है उसमें से मजबूत होता है, फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है। हमें अपना स्वभाव बनाना है कि हमारा मौलिक स्तर कैसे, यानी मूल्यों का स्तर कैसे हमारा ऊंचा हो। और जब स्थायी बन जाता है फिर हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर तो उसको संस्कार कहते हैं। एक शब्द आता है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते हैं, वो होती है रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। एक काम होता है व्यक्ति सोच के करता है, दिमाग से करता है, ये करूं, कर लूं, ठीक है, नहीं करूं, जो भी कुछ है वो अपने 100 प्रकार की दिशा बदलता रहता है। ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, हिसाब किताब लगा के करता है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल पर जब चढ़ते समय हम पैडल पर पैर रखते हैं, गद्दी पर बैठते हैं, फिर साइकिल पर 1 पैडल 2 पैडल लगा के जोर लगाते हैं और साइकिल चलना शुरू हो जाता है। लेकिन 20-30 कदम चलने के बाद फिर हम सोचना छोड़ देते हैं, फिर पैर अपने आप चलते रहते हैं और हम सोचते हैं कि उस दिशा में जाना है, ऑफिस में क्या काम करना है, किसकी फाइल रुकी पड़ी है, किसकी लेनी है, किसकी देनी है, वो सब दिमाग में वो चलता है। साइकिल चला रहा हूं मैं, ये नहीं ध्यान में आता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे मन के संस्कार अच्छे हैं
तो हमें याद नहीं रखना पड़ता कि मुझे ईमानदार रहना है, फिर तो संस्कार है, मैं ईमानदार हूं तो ईमानदार हो गया हूं। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए बहुत बड़ा अभियान हमको चलाना पड़ेगा। अपने स्वभाव आते सोच बदलनी पड़ेगी। आज सोच क्या है? आज हम सोच के चलते हैं कि सब गलत है, मुझे ठीक करना है। सोच ये बदलनी पड़ेगी, नहीं सब ठीक हैं, सब ईमानदार हैं। तंत्र ऐसा बैठाना पड़ेगा कि इस ईमानदारी में से अगर कहीं को गलत मिलता है उसको सजा देनी ताकि उसको ठीक करें। आज क्या है, हम मानते हैं हर आदमी बेईमान है, और हर आदमी बेईमान है तो फिर मुझे ही बेईमान होने में क्या दिक्कत है। हर आदमी भ्रष्टाचारी है, मैं भ्रष्टाचारी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। ईमानदारी तो किसी किसी के खाते में लिखी है, ऐसा नहीं। सब आदमी सच्चे हैं। कोई झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ सामाजिक एक, जिसको कहते हैं ना, नेम एंड शेम, ये करनी पड़ेगी भी ये गलत आदमी, इसका पोस्टर लगा दो, तब वातावरण बदलेगा। हम 1947 में आजाद हुए हैं, लेकिन हमारी शिक्षा में संस्कार जैसे होने चाहिए वो हुए नहीं। वो हमारी बचपन से ही अगर कुछ स्वभाव ठीक करने के लिए हमारी व्यवस्थाएं बदलेंगी, आ रही है नई शिक्षा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसको इसी आधार पर बनाया जा रहा है कि मूल रूप से जो बालक है वो शिक्षा के साथ साथ संस्कार ऐसे ले कि उसके अंदर गुण अच्छे ही आए। अगर खराब गुण आए हैं तो उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि गुण क्यों खराब आया, इसमें इसकी क्या मजबूरी थी, इसने गलत काम किया। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं में से यदि हम बदलेंगे और अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे तो समाज में हम एक अच्छे नागरिक के नाते, अच्छे कर्मचारी अधिकारी नाते जाने जाएंगे। इसके लिए कुछ पहलू जरूरी हैं। संस्कार एक बात है, साथ में मन के विचार में ये आना चाहिए कि आखिर मैं ठीक करूंगा, मेरे मन में प्रेरणा क्यों जागी कि मैं सबके लिए ठीक करूं। उदाहरण के लिए जैसे मेरा अपना परिवार है, मानो परिवार में पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, ये सब रहते हैं। हमारे मन में ये नहीं आता कि हम इनके साथ कोई धोखा कर लें, क्योंकि हमारे अपने हैं। इनके साथ कोई अगर गलत हो रहा तो उसकी मैं मदद करूं, क्योंकि मेरा अपना है। किसी को शारीरिक तकलीफ है उसकी सहायता करूं, किसी को जरूरत है उसको पूरा करूं, क्योंकि अपना परिवार है। तो इस नाते से मन में एक विचार लाना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा अपने आप को ऊपर उठा करके जिस दायरे में मैं काम करता हूं, मानो मैं जिले में काम करता हूं, मैं प्रदेश में काम करता हूं, मैं ब्लॉक में काम करता हूं, तो जो जनता मेरे दायरे में आती है वो जनता मेरी अपनी है, मेरा परिवार है, ताकि इसके साथ ना तो मैं गलत करूंगा ना कोई और गलत रहेगा तो उसको मैं सहन करूंगा। वो मेरा परिवार है। और जब छोटी सोच में रहते हैं, अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है, ये तेरा है। इस दायरे में रहेंगे तो फिर तेरे को मेरा बनाना इसी में लगे रहेंगे। और जो बड़े चरित्र का व्यक्ति होता है, उदार चरित्र होता है, तो सारी दुनिया को, सारे समाज को, सबको अपना मानता है, उसमें से व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं। हमने इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो किया है आपके सामने है। सबसे पहले हमने आते ही कहा कि भेदभाव इसको समाप्त करो, सारा प्रदेश एक है। हमने नारा दिया हरियाणा एक, हरियाणा में एक। नहीं तो पहले जो मुख्यमंत्री आए उन्होंने अपने अपने जिले को ही अपना प्रदेश अपना मान लिया कि ये जिला मेरे लिए ठीक रहना चाहिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ठीक रहनी चाहिए, इसका भला करो, बाकी जाने दो। हमने कहा नहीं, मैं करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आया हूं तो सबसे पहले करनाल की कॉन्स्टिट्यूंसी का जो मेरा भाषण था धन्यवाद का, उसमें मैंने कहा कि आप लोग ये मत अपेक्षा करना मेरे से कि सबसे पहले करनाल के काम होंगे बाकी बाद में होंगे। जो काम डबवाड़ी में होंगे वो करनाल में होंगे, जो पलवल में होंगे वो करनाल में होंगे, जो कालका में होंगे वो करनाल में होंगे। आखिर सारा मेरे लिए बराबर है। कबीर जी ने अपने दोहे में कहा ना, कबीरा खड़ा बाजार में क्या सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती। इतना अपनापन लेके चलना पड़ेगा हमको।
उसमें से मनस्थिति ठीक हो जाती है। तो इसलिए मित्रों, हमारे जिम्मे जो काम है ये मान करके कि ये मेरा अपना परिवार है, इस प्रदेश को मुझे आगे बढ़ाना है। अगर मैं किसी से कोई गलत काम कर रहा हूं तो मैं अपने से गलत कर रहा हूं। इन चीजों के लिए जो अपना सर्वस्व है समाज को वो दे दो। गिव योर बेस्ट टू द सोसाइटी। ये भाव मन में आ गया तो हम हमेशा आनंद का ही आनंद महसूस करेंगे। जितना आनंद भौतिक व्यवस्थाओं में नहीं होता, जितना मानसिक तौर पर आदमी अच्छे काम करने से आत्मिक संतोष लेता है, वो आत्मिक संतोष हमको आएगा। एक बार करके देखें हम। और ये परिवर्तन लाने के लिए हमने, जैसे मैं बताया कि यही कर्मचारी अधिकारी, किनकी भर्तियां कैसी होती हैं, इनके अपॉइंटमेंट्स कैसी होती हैं, आप में से बहुत लोगों के अनुभव रहे होंगे अपने अपने समय के। चाहे आपके साथ बीती हो, चाहे आपके किसी कुलीग के साथ बीती हो। कोई सिफारिश करके, कोई पैसों के बल पर थैलियां दे करके नौकरियों में आए। हमने आते ही कहा कि बिना खर्ची, बिना पर्ची। 10 साल पहले के वातावरण में आज के वातावरण में समाज में परिवर्तन है कि नहीं है? क्या लगता है आपको? परिवर्तन है? परिवर्तन है कि नहीं? जिनकी भर्ती 2014 से पहले हुई है, मैंने इसीलिए बैच पूछा था। आईएएस वाली भर्ती में तो समस्या नहीं है, एचसीएस की भर्तियों में तो समस्या खूब होती थी। जो इस बात से सहमत है कि 2000 आपके साथ हुआ है कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन 2014 से पहले इस प्रकार की सब गोलबंदियां की जाती थी। जिसको जिसकी सहमति है वो जरा बताएं। आपके साथ कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं करो, आप उस सीढ़ी से पार हो गए। लेकिन उससे पहले होता था कि नहीं होता था? मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं उस बात का। तय हो जाती थी कई चीजें, पैसे तय हो जाते थे, पर्ची तय हो जाती थी, और तो और इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले शादियां भी तय हो जाती थी। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते थे कि ठीक है एचसीएस बन जाएंगे, तुम्हारी शादी वहां होगी तो बन देंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। अब उनका भी क्या दोष है? मजबूरी थी, उस समय नौकरी चाहिए थी, लालसा थी नौकरी की, मन में लालच था। मैं ये कहता हूं कि हो सकता है उस समय कोई गलत काम के आप लोगों को फेस करना भी पड़ा होगा, लेकिन समय के साथ बदलना ही बहुत अनिवार्यता है। आज नजरें हमने लगा रखी सबके ऊपर, कोई गलत करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये उसका हिस्सा ही है। अब इसका अर्थ नहीं है कि हाँ सभी गलत कर रहे हैं, इक्का दुक्का है ऐसे। कहते हैं कि एक मछली पानी को गंदा क्या पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इसमें नाम हमारा बदनाम अपना भी ना हो, परिवार का भी ना हो, प्रदेश का भी ना हो, समाज में भी हम अच्छे जीवन से प्रभाव से जी सकें। काम करते 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 हमको बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है, बहुत से कानून होते हैं। कभी कभी कानून नियम पालन करने में हमारे से कोई गलती हो जाती है, अनदेखी हो जाती है। इसमें थोड़ा अंतर ध्यान करें। एक है गलत होना, एक है गलती करना। गलत होना कई बार हो जाता है, उसको तो क्षम्य होता है, किया जा सकता। माफ, गलत हो गया, आदमी मान लेता है मेरे से गलत हो गया। लेकिन गलती करना ये एक मेलाफाइड इंटेंशन है, तो हमको गलती करने से रुकना है। हमारी नीयत ठीक है, गलती हुई तो सुधार हो जाएगा। तो उस आधार पर आगे बढ़ेंगे तो जितने भी आज अवगुण दिखाई देते हैं चीजों में, उन अवगुणों से बच के रहना है। बड़ा लक्ष्य लेके चलना है, उस बड़े टारगेट को सामने रख करके लक्ष्य लेकर के चलेंगे। हमने उसको शब्दों में बांधा है कि हमारा टारगेट 7C है: शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा। अगर ये 7 स्टार सिस्टम को हम अपने काम का एक स्लोगन मान लें तो ये समाज सुखी हो जाएगा।
हाँ, 3C को हमने समाप्त करना है, करप्शन, क्राइम एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। विचारधारा के नाते से कर्मचारियों से कभी हमें अपेक्षा नहीं की कि किसी एक विचारधारा से बंध कर चले, खास करके राजनीतिक विचारधारा। राजनीतिक विचारधारा किसी की कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपने अपने मन के हिसाब से जिसको जो पसंद है वो करे। लेकिन व्यवहार के नाते नैतिकता में अगर अंतर आ गया तो समझो हम अपने समाज से धोखा कर रहे हैं। समाज से धोखा कर रहे हैं तो अपने से कर रहे हैं। तो इस नाते से जितनी भी चीज़ें आज बोली गई हैं वो सीधा सीधा ये है कि आज हमारे कर्मचारी अधिकारियों में जो अभाव दिखता है कहीं कहीं, यानी आज नैतिक शिविर के अंदर आने का मतलब ये है नहीं है कि हम कोई सारे अनैतिक हो गए। आज हम नैतिक हैं ये तो मान के चल ही रहे हैं, नैतिक होने के बाद अनैतिकता छू ना जाए इस सावधानी के लिए कर रहे हैं। और ये 3.5 लाख लोगों का जो प्रशिक्षण है, जो हमारे हिप्पा के माध्यम से जो करने के लिए हमारी बहन श्रीमती चंद्रलेखा जी ने एक बीड़ा उठाया है, मैं इनका आभारी हूँ कि इन्होंने एक बहुत सुनियोजित तरीके से काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। कितने अच्छे उद्गार आज हमने वीडियो में देखे हैं। 2 लाख से ऊपर बंधुओं का ये प्रशिक्षण हो चुका है। 31 मार्च तक 3.5 लाख पूरे का पूरा हो जाएगा। हमारी योजना होती है कि हम 2 साल में 1 राउंड करें, लेकिन एक सज्जन तो कह रहे थे कि हर साल करना चाहिए। अब हर साल करना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम कोई अनैतिक हो जाएंगे तो बार बार नैतिक बनाना है, बल्कि ये एक स्वभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति कभी उसको लाइन से हट ना जाए, भूल ना, यानी बार बार मन को भी शुद्धिकरण के ले जाने के लिए अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो अभ्यास लगातार करना चाहिए। बर्तन भी जब हम उसमें खाना खाते हैं, रोज करते हैं, तो वो खाते हुए उसको रोज मांजते हैं। इसलिए मांजते हैं कि उसकी जो स्वाभाविक जो उसकी गुणवत्ता है वो बनी रहनी चाहिए। तुम्हारी गुणवत्ता बनी रहे, ये शिविर, ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम, ये हमारी चर्चा, ये लगातार हम करते रहें और इस नाते से आगे बढ़ते रहें। हम स्वयं तो कर ही रहे हैं, जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है वो एक ट्रेनर की भी आई है कि आज हम यहाँ से सारी बातचीत करके शायद अगले जो शिविर होंगे उनमें ट्रेनर के नाते भी काम करेंगे, क्योंकि 3-3.5 लाख लोगों को अकेली बहन चंद्रलेखा तो नहीं कर सकती हैं, या इनकी हिप्पा के टीम में 10, 20, 50 लोग हैं वो तो नहीं कर सकते हैं। उनको करने के लिए लगभग 2000 ट्रेनर्स, इनकी जो आवश्यकता है, हो सकता है हमें से पहले कुछ लोग गए होंगे, नहीं तो अभी भी जाने का मौका मिलेगा। जो बात हमारे जीवन में आदर्श के रूप में है, हम वही बात आगे उनको बताएंगे तो उसको स्वीकार करेंगे। ध्यान रखें, कोई बात हमारे जीवन में अच्छी नहीं है और उसका हम उपदेश देने लगे, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। एक बड़ी सामान्य सी कहानी हम सब ने बचपन में सुनी होगी। एक माता अपने छोटे बच्चे को लेकर के और एक संत जी के पास जाती है, महाराज आप बड़े पूजनीय हैं, हमारा बच्चा भी आपको नमन करता है और इस बच्चा आपकी बात मानता है। आप इस बच्चे को कहो कि गुड़ ना खाया करे, गुड़ खाने से इसका शरीर खराब हो जाएगा, फोड़े फुंसी हो जाएंगी। मेरी बात नहीं मानता, आप कह दो। सोचा थोड़ी देर, अच्छा माई अगले सप्ताह जब आओगी तब करेंगे। माई अगले सप्ताह फिर गई, फिर वही बात। मैंने कहा कि माई अगले सप्ताह आओ। दूसरे सप्ताह फिर गई माई, और एक सप्ताह, तीसरे सप्ताह, चौथे सप्ताह में जो गई माँ अपने बेटे को लेके, तो महाराज जी ने कहा कि बेटा गुड़ खाना अच्छी बात नहीं, मत खाया करो। माई सुन के, बच्चा भी सुन के चले गए और बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। 15 दिन बाद फिर महिला, महाराज जी अगर इतनी बात कहने से इसने गुड़ छोड़ना था तो आपने पहले हफ्ते में क्यों नहीं कहा? उनका माई देखो, पहले हफ्ते में जब तुमने मेरे से ये प्रश्न किया तो उस समय मैं स्वयं गुड़ खाता था, मैंने कोशिश करके 4 सप्ताह में गुड़ छोड़ दिया है, अब इस बच्चे के ऊपर असर गया। तो इसलिए हम कोई भी बात कहें तो उसका प्रभाव तभी होगा जब वो सारी बात अपने आप हम अंगीकार करेंगे,
तब आदर्श बन करके हम उनके सामने रखेंगे, उनके ऊपर प्रभाव जाएगा। निश्चित रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। आपके प्रति बहुत शुभकामना करते हुए बहुत बहुत अभिनंदन, आभार।